मुझ पर शक करना, संदेह करना। मैं इसी में खुश रहता हूँ कि मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं। परेशान तो वो है जिनके बारे में बात नहीं करता। कोई मुझे बोलता था कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था जैसा हमारे घरों के बड़े बूढ़े दिया करते हैं कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि जिंदगी में जब पहली बार आपको झेलते हैं तो समझ में आता है कि चीजें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आसपास की है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि दृष्टि में मेरी स्थिति राष्ट्रपति वाली है, प्रधानमंत्री और मंत्री बाकी लोग हैं, तो मैं तो केवल रबर स्टैम्प की तरह से स्टैम्प लगा साइन कर देता हूँ। ऑफिस में जो मैनेजमेंट के सीनियर लोग हैं, किसी को पकड़ लेता हूँ, बुला लेता हूँ, उससे गप मारने लगता हूँ। गप मारते मारते समझता हूँ कि क्या चल रहा है, सब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और 1 घंटे की गप से ह्यूमन रिलेशंस वाली बॉन्डिंग हो जाती है। उसको ये भरोसा होता है कि मुझ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जबकि मैं तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए उसने। तो वेलकम करते हैं दृष्टि आईएएस के सीईओ, फाउंडर, एमडी डॉक्टर विकास देवकीर्ति जी का। ताली बजनी चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपका जो सरनेम है देवकीर्ति, इसके बारे में लोग बहुत अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अपने अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं। मेरी भी क्या अलग है, मैं वो बताना नहीं चाहता। बताइए देवकीर्ति के पीछे की कहानी आप बताइए। ऐसे क्या क्या व्याख्याएं करते हैं लोग? मेरे को अपनी पता है कि जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो जो सम्राट अशोक था, हाँ। उन्होंने कुछ ऐसा एग्जैक्टली वर्ड नहीं, लेकिन उसमें कीर्ति कोई वर्ड था। अच्छा, है ना, तो उन्होंने लगा लिया था। प्रकाश कीर्ति या कुछ ऐसा वर्ड था, फिर प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, मेरे को याद आ गया, प्रियदर्शी वर्ड लगा लिया था कि तो इस क्या वजह है कि आपने तो मैं भी सम्राट अशोक हूँ अपने जमाने का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अब स्टेज आप संभालो। जी जी जी, और आप इससे आगे सब कुछ लेके जाओ। जी, ठीक है, डन, थैंक यू। मेरे नाम में जो दिव्य कीर्ति है उसका संबंध मतलब मेरी चॉइस से नहीं है, मेरे फैमिली से है, परिवार से है। मैं जिस परिवार से हूँ वो परिवार आर्य समाज को मानता है, और आर्य समाज की एक विशेषता है कि वो जाति व्यवस्था को खारिज करते हैं। तो हमारी फैमिली में कास्ट सिस्टम काम ही नहीं करता है। हमारे बच्चों को परिवार में ये बताया भी नहीं जाता कि जाति क्या है, हम किस जाति से हैं। तो वो परंपरा कम से कम 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी, उस जनरेशन में बहुत सारे लोग साहित्यकार हैं। मेरे पिताजी भी साहित्यकार हैं, उनको हरियाणा के साहित्य अकादमी से कई अवार्ड्स मिले हैं, कई उपन्यास लिखे उन्होंने। तो उस समय उन साहित्यकार परिवार के लोगों में एक राय बनी कि बच्चों के हम कास्ट नेम तो नहीं लगाएंगे, तो क्यों ना कुछ मौलिक सा नाम रखें जो साहित्यिक सा हो। तो ऐसा हमारे पूरे खानदान में 3-4 परिवारों में हुआ, उनमें से एक हमारा परिवार था। तो हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा भाई हूं, और हम तीनों भाइयों के सरनेम अलग अलग हैं। बड़े भैया का सरनेम मधुवर्षी है, दूसरे भैया का सरनेम प्रियदर्शी है, मेरा सरनेम दिव्य कीर्ति है। और वो मेरे पिताजी की और माताजी की साहित्यिक रुचियों का परिणाम है। जब मैं छोटा था तो मेरा नाम जब सरनेम लगाया गया तो चक्रवर्ती लगाया गया था। बाद में मेरे पिताजी को ये रियलाइज हुआ कि बंगाल में ये एक कास्ट नेम है, तो क्योंकि वो बंगाल में कास्ट नेम है और फिर कास्ट वाली फीलिंग ना आने लगे और क्षेत्रीय अनुभूति ना होने लगे कि बंगाल से मैं हूं, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको बदलें। और तब मेरे एक मामा जी जो हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर थे उस समय, डॉक्टर प्रशांत उनका नाम था, अब वो नहीं है, उनके बच्चों के नाम में दिव्य कीर्ति लगा हुआ था। तो उनसे बोरो करके हमने, मतलब मेरे पिताजी ने मेरे नाम को विकास दिव्य कीर्ति किया। और 10th क्लास से पहले की बात है, तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स में, मेरे पासपोर्ट में, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में नाम विकास दिव्य कीर्ति ही है। ये रखा हुआ नाम नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल और लीगल नेम है। ये केवल शौक से रखने वाला नाम नहीं है, यही मेरा वास्तविक नाम है। और इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ एक उपहार है मुझे। मेरी बड़ी चाहत थी कि आपसे कभी इस तरीके से रूबरू हो पाऊं, और वो आज मौका मिल गया मेरे को जोश टॉक्स के थ्रू। तो सर मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपको लेकर के ना बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आपने यूपीएससी क्लियर किया था, आईएएस बने, फिर छोड़ दिया। और मतलब वो जितनी बार आप डिटेल में जाते हो ना सर्च करने के लिए, वो नई नई बातें निकल के आती है कि अच्छा नहीं, उन्होंने कभी क्लियर किया नहीं, कभी कुछ। जैसे एक कोट था, मैंने कहीं पे पढ़ा था, किसी टीचर ने मुझसे कहा था कि ये ना मुखर्जी नगर में सिर्फ वही जाते हैं जो खुद आईएएस नहीं बन पाते। तो मेरे को आपसे जानना था, क्योंकि अब ये मौका मिला है, तो बिल्कुल सीधा मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। ठीक भी है, जब कोई दुविधा हो तो पूछ ही लेना चाहिए।
ये बात सही है कि पिछले कई दिनों से ऐसी बातें मैं भी सुनता हूं कि ऐसी अफवाहें हैं, लेकिन अफवाहों का समाधान कहां करूं, कैसे करूं? तो मैंने कई साल के संकोच के बाद पहली बार पिछले साल एक इंटरव्यू दिया ललन टॉप को। उन्होंने भी ये सवाल मुझसे पूछा। आपने शायद वो देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें इसका जवाब दिया हुआ है। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इसका जवाब वहां भी दिया, आज फिर दे देता हूं। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूं। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूं कि वो सोचे, ना कि मैं उसको जवाब दे के उसको मतलब मैं क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूं। अगर उसकी कल्पनाएं हैं, उसको मजा आ रहा है सोचने में, कम करूं। लेकिन हाँ, सच ये है कि 1996 में जब मैं करीब 22 साल के आसपास का था, पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा सिलेक्शन पहले प्रयास में हो गया था यूपीएससी में। मैंने ललन टॉप में बताया था कि मेरा रोल नंबर क्या था, 97484 रोल नंबर था, 96 का अटेम्प्ट था, 384 रैंक मेरा आया था। प्रीलिम्स में सोशियोलॉजी विषय था, मेंस में सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य विषय थे। अगर आप इससे और ज्यादा जानना चाहें तो मुख्य परीक्षा में मेरे हिंदी साहित्य में 343 नंबर थे, जीएस में 321 नंबर थे, सोशियोलॉजी में 247 थे, निबंध में 112 थे और इंटरव्यू में 156 नंबर थे। और क्योंकि पहला अटेम्प्ट था उसकी याद रहती है जहन में। कुल 1169 नंबर आए थे, 384वां रैंक आया था। क्योंकि मैं माइल्ड नॉक नहीं पाया गया था उस मेडिकल टेस्ट में, तो मुझे सीआईएसएफ की सर्विस नहीं मिल पाई थी, असिस्टेंट कमांडेंट की। फिर मुझे सीएसएस नाम की एक सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, जो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर मुझे मिला था। मेरी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं थी तो मैंने ज्वाइनिंग एक दिन लेट की थी, 1 जुलाई के बदले 2 जुलाई को की थी। इस मूड से की थी कि रिजाइन करना ही करना है। और जल्दी ही फिर ऐसी स्थितियां बनी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी मुझे फील हो रही थी ऑफिस काम करने में, तो मेरे ख्याल से मैंने 8-10 महीने शायद काम किया होगा, फिर रिजाइन कर दिया। जिस दिन परिवार में सब लोग सहमत हो गए, उन्हें ये भरोसा हो गया, वैसे भरोसा हमेशा रखते थे मेरे ऊपर, उन्हें जब ये भरोसा हो गया कि ठीक है, उसूल वही है कि एक ही जिंदगी है, सारे प्रयोग उसी में करने हैं, उसी में प्रयोग करना है, उसी को जीना है। ये चांस तो है नहीं कि एक में प्रयोग करें दूसरी को जिएंगे। तो जो नौकरी अच्छी नहीं लग रही तो फिर मैं क्यों उसको ढोता। तो फाइनली उसको मैंने छोड़ दिया। फिलॉसफी में एक दार्शनिक है सार्थ नाम के, जीन पॉल सार्थ, बहुत प्रसिद्ध आदमी है। उनका कहना है कि मनुष्य की पूरी कहानी उन निर्णयों से बनती है जो वो लेता है, और आप कितना भी समझदारी से फैसला करेंगे, कभी ना कभी थोड़ा बहुत रिग्रेट उस फैसले को हो ही जाता है, क्योंकि हर फैसले के दोनों पक्ष होते हैं ना, फायदे भी नुकसान भी होते हैं। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये मेरे जीवन का शायद अकेला बड़ा फैसला है जिसका रिग्रेट मुझे आज तक एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। मैं नौकरी छोड़ के इस दुनिया के सबसे सुकून वाले इंसानों में से एक हूं, और मुझे इतना भी दुख नहीं है कि मैंने नौकरी को छोड़ दिया। हमें होम मिनिस्ट्री में था और कुछ दिन अच्छे गुजरे थे वहां, लेकिन उससे बहुत अच्छे दिन में गुजार रहा हूं नौकरी छोड़ने के बाद। ये सच है मेरे बारे में जो आप जानना चाह रहे थे। अभी भी कोई शक है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। और सच बात यह है कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप शक करते ही रहे तो मैं क्यों अपनी तबीयत खराब करूंगा ना। अगर आपकी रुचि है, आपको शौक है शक करने का। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों का रोजगार आजकल ये बन गया है कि मुझ पर शक करना, संदेह करना। मैं इसी में खुश रहता हूँ कि मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं। परेशान तो वो है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। बात तो हो रही है कम से कम, तो वही ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, आप कह देना कि मैंने भी ये कठिन सवाल पूछा था पर इसका जवाब मिल गया। और जो तथ्य मैंने आपको दिए, आप उसकी जांच सीबीआई से करवा सकते हैं। और इन सारे तथ्यों में से एक भी गलत निकले तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं। ठीक है। आपने कहा आप 1.5 साल तक डिप्रेशन के फेज में थे लाइफ में, और सेम टाइम पे आपको लगता था कि आप बहुत जिंदा दिल आदमी हैं, बहुत खुशमिजाज हैं, आप कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकते, राइट? तो वो जो फेज आया लाइफ का कि आप डिप्रेशन में, आप सोचते थे नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन से बाहर निकल के आए, तो जाहिर सी बात है जो विचार पहले के रहे होंगे, जो एक आइडियोलॉजी रही होगी, उसमें बहुत सारे बदलाव आए होंगे। तो वो बदलाव क्या रहे और मतलब क्यों, मतलब थॉट प्रोसेस जो आया आपका, पूरा इंसिडेंट में कुछ घटनाक्रम जानना चाहता हूँ उसके बारे में। और ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जब इस फेज में जाते हैं, जब फेलियर आ रहा होता है लाइफ में, घर के तमाम मुश्किलें होती हैं, तो वो ऐसा फेज उनकी लाइफ में थोड़ा आता है, तो उनको भी कुछ सीखने को मिले उससे कि वो इस तरह की सिचुएशन को ना बच पाए, मतलब इस तरह की सिचुएशन से।
मैं डिप्रेशन में तो एग्जैक्टली नहीं गया था, लेकिन डिप्रेशन जैसी स्थिति उसको कह सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली डिप्रेशन थोड़ा सा एक बहुत कठिन अवस्था होती है। मैं एंजाइटी से थोड़ा आगे की अवस्था में था, और प्योर डिप्रेशन शायद उसको नहीं कहना चाहिए। सिचुएशनल डिप्रेशन एक चीज होती है, कुछ कुछ वैसा मामला था। मैंने अपने बचपन से कठिन परिस्थितियां देखी हैं, और मुझे इस बात का मतलब खुशी भी है कि मैंने परिस्थितियां ऐसी देखी, क्योंकि बिना मुश्किलें झेले आप ठीक इंसान बन नहीं सकते। और अगर आपको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया जिंदगी में, तो आप खुद ठीक नहीं बन पाएंगे, ये भी सही बात है। तो मुझे परम तत्व ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, जिसको आप मानते हो, उसने भरपूर ऐसी परिस्थितियां दी जिनको झेलना, जिनसे लड़ना अपने आप एक चुनौती हो सकती है। मसलन मैंने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, सेल्समैन की नौकरी की। तब बुरा लगता था, अब सोच के अच्छा लगता है। उद्यम भी किया, कई ऐसे काम किए जो थोड़े से मुश्किल होंगे 17 साल के बच्चे के बारे में सोच के, क्योंकि अब मेरा बेटा लगभग 16+ साल का है, और मैं सोचता हूं कि अगर उसको वो सब करना पड़े, तो मैं नहीं चाहता कि उसको सब करना पड़े, कोई भी पिता नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ, मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे करना पड़ा, और मुझे अब लगता है कि अच्छा होगा। मजे की बात है कि उस दौर में मुझे डिप्रेशन कभी नहीं हुआ, शायद इसलिए कि उस उम्र में हमारे अंदर जोश बहुत ज्यादा होता है, हम बड़ी बड़ी चुनौतियों को आराम से झेल पाते हैं, तो शायद मुझे उस समय उत्साह ही रहता था, डिप्रेशन नहीं होता था। फिर यूपीएससी की सफलताएं विफलताएं वो सब भी चलती रही, लेकिन डिप्रेशन जैसा कभी कुछ नहीं हुआ। और मैं अपने कॉलेज में, अपने ग्रुप में, फैमिली में भी, आप देखेंगे हर फैमिली में एक व्यक्ति होता है जिसका काम सबको खुश रखना होता है। तो मैं ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहा हूं, सबसे छोटा था अपने घर में, मतलब हूं भी हूं। अब तो खैर बच्चे अगली पीढ़ी के हो गए, उससे पहले तक मैं सबसे छोटा था अपने परिवार में। मैं अपने दोस्तों में भी वो व्यक्ति था जो सबको खुश रखने के लिए कुछ न कुछ उद्यम करता रहता है, हंसी मजाक करना, जोक्स क्रैक करना, कुछ ना कुछ करते रहना, वैसी प्रकृति मेरी थी। इस सब से सबको ऐसा लगता था, और मुझे भी ऐसा लगता था कि डिप्रेशन तो बकवास बात है। कोई मुझे बोलता था कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था जैसा हमारे घरों के बड़े बूढ़े दिया करते हैं कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता, ये सब ये बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि जिंदगी में जब पहली बार आपको झेलते हैं, तो समझ में आता है कि चीजें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आसपास की है, और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि मैं उससे पहले बहुत बुरी बुरी स्थितियां झेल चुका था। मुझे कभी एंजाइटी नहीं हुई थी, क्योंकि जनरली मैं मतलब मजबूत दिल का व्यक्ति हूं, इसमें कोई दुविधा मुझे नहीं। 2015 में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब आपको राजनीति में जाना चाहिए, और मेरा शुरुआती जीवन में सपना था राजनीति में जाने का, अब नहीं है। 2015 में मुझे लगा कि चलो एक प्रयोग करके देख लेते हैं। चीजें जिंदगी में वेल सेटल्ड थी, लगभग सब कुछ वेल सेटल्ड था। जब सब कुछ सेटल्ड हो, आप फाइनेंशियली भी ठीक हो, सामाजिक सम्मान भी ठीक ठाक हो ही आपके पास, तो व्यक्ति की भूख राजनीतिक ताकत की बचती है। और कई दोस्त पॉलिटिक्स में थे, उन सब ने कहा कि आपको होना चाहिए, तो मुझे लगा प्रयोग करके देखता हूँ। तो एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने अपनी सोसाइटी जहां मैं रहता हूँ वहां का इलेक्शन लड़ा, जीत भी गया। वहां मैंने 1.5 साल काम भी किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम अच्छा किया। किसी की गलती नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो बेकार की बात है। वो दुष्यंत कुमार ने कहा है ना कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मेरी रुचि दूसरों की आलोचना करने में है नहीं, मेरी रुचि अपने आप को परखने में है। पहली बार एक नया फेज मेरी जिंदगी में आया। मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूं, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सोसाइटी में कोशिश की कि भाई जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सारा ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए पूरी सोसाइटी के, कि जो भी डिस्कशन हो आमने सामने हो। उस पर सीधी सी बात है, आलोचनाएं भी खूब होती थी, और जो विपक्ष था बहुत मजबूती से अपनी बात रखता था। मैंने पाया कि मैं उतना मजबूत नहीं हूं जो राजनीति के इन प्रश्नों को सुलझा सके, झेल सके। इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरे व्यक्तित्व की थी। तो मुझे लगता है कि मैं सामाजिक जीवन की उन चुनौतियों को झेलने में उतना सक्षम उस समय नहीं था।